नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। कुछ शख्सियत ऐसे होते हैं जिन्हें कोई पहचान की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, साधारण शब्दों में जिसे हम कहते हैं ब्लेस्ड चाइल्ड। मेरे साथ कथावाचक भाई हरप्रीत सिंह मखू जी हैं। कोयलांचल की धरा धन्य हुई। सर हमारे नगरी में पधारे हैं और समस्त कोयलांचल वासियों में गुरु पर्व को लेकर उत्सव तो है, मगर सर को देखने के लिए भी खास उत्सुकता कल से बनी हुई है। निदा फाजली जी की शब्दों में एक ही आदमी को पहचानने के लिए उसे 10-20 बार देखना पड़ता है। मेरे साथ कथावाचक जी मौजूद हैं, लेकिन मेरे अंदर जो भाव उमड़ रहे हैं फिलहाल कुछ शब्दों में मैं उसे आप तक साझा करना चाहूँगी। एक अलग सा ऑरा, लेकिन सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं। एक पहलू में राजनीति, और जब हम कहते हैं कि कोई प्रसिद्ध है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर की खबरों, अफवाह और कई मुख्य मुद्दों पर आज बातचीत होगी। सर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आपके चैनल का भी, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहले तो प्रकाश पर्व चल रहा है जी, और धनबाद आए हुए हैं जी। कैसा महसूस हो रहा है कोयलांचल को लेकर? हाँ, मैं धनबाद की धरती पे कम से कम 3-4 बार आया हूँ जी। पाथड़ी आया हूँ और नज़दीक और भी काफ़ी जगह पे। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग भी बहुत प्यार वाले हैं, क्योंकि जैसे थोड़ा बहुत विचरते हैं, मिलते हैं तो अच्छा लगता है मेरे को। अच्छे लोग हैं यहाँ पे। सर कुछ साधारण सवाल मेरी ओर से रहेंगे, जैसे कि आजकल के युवा जो हैं वो जब अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं तो उसमें वो फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, और ये आपसे सुनना अहम होगा क्योंकि आप कथावाचक हैं। ये जो परत हम लगाते हैं खूबसूरत दिखने के लिए, क्या इसकी आवश्यकता है? आपका सवाल बहुत प्यारा, पर ये जब से कैमरा आया तब का नहीं है जी। ये शुरू से रहा है। आदमी जो है वो दिखना नहीं चाहता, उसको लगता है कि मैं थोड़ा बन फब के सब्र के, जबकि चाहिए तो था कि उसके गुणों का श्रृंगार करता, वो नहीं किया। मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। आपका जो शब्द है इसकी डूंघाई में थोड़ा चलते हैं। मैम, किसी ने बड़ा प्यारा लिखा है, वो लिखते हैं कि वो मोहताज नहीं जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। जेवर खूबसूरती से नहीं निकला, जो जेवर है ये बदसूरती से निकला। किसी का हाथ नहीं था अच्छा, उंगलियां नहीं थी अच्छी, तो सोचा कि मेरी उंगलियों की तरफ ध्यान जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा छाप या छल्ला डाल लो ताकि ध्यान मेरी उंगलियों की तरफ जाने से पहले इसके ऊपर अटक जाए। जी। अगर किसी का नाक नहीं था अच्छा, उसने सोचा कि नाक में कुछ ऐसा डाल लो ताकि ध्यान इधर चला जाए। वो खूबसूरती किस चीज़ की हुई कि जो बाहर से लानी पड़े? खूबसूरती वो होती है जो आपके अंदर की होती है। ये शुरू से रहा है, जो आदमी अंदर से है वो दिखाना नहीं चाहता, और जो नहीं है वो पेश करना चाहता है कि मैं ऐसा हूँ। अब समय आ गया फ़िल्टर का, और फ़िल्टर लगा होता है, आदमी की तस्वीर आदमी देखता है, पर असल में उसकी असल तस्वीर का पता तब चलता है जब उसके वोटर कार्ड के ऊपर देखते हैं ना, तो वो जो तस्वीर होती है, उसकी प्रोफाइल पिक होती है, वो कभी भी मैच नहीं करती। जी। जो वोट कार्ड के ऊपर होती है वो बिल्कुल ओरिजिनल होती है, उसमें कुछ नहीं किया होता। और अक्सर ही तुम देखोगे कि जो वोट कार्ड की तस्वीर है या आधार कार्ड की तस्वीर है, ये कभी भी कोई वायरल नहीं करना चाहता, है ना। उसको लगता है भी अगर ये तस्वीर वायरल कर दी तो इसमें तो सारी मेरी सच्चाई चली जाएगी ना, जो मैं हूँ। तो फिल्टर लगाना अपने आप को सिर्फ थोड़ा ये पेश करना कि मैं ऐसा हूँ, पर मेरे ख्याल में ये अकेला फेस की बात नहीं है, ये आपके अंदर के भाव की बात की है कि आप वो दिखाना चाहते हैं जो आप है नहीं, जो है वो आप अपना अंदर रख के बैठे हैं। तो मतलब किरदार पर परत की आवश्यकता नहीं है? हाँ, किरदार के ऊपर परत की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो आप हैं वो दिखाओ, अंदर बाहर एक हो जाओ, आपको छुपाने के लिए कुछ बचे ही ना। जैसे मैं आपके सामने कुछ और पेश करूं, मैं ये पेश करूं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं,
मेरी प्रोफाइल आप देखेंगे, मेरा स्टेटस आप देखेंगे, यूट्यूब गूगल पे आप देखेंगे, आप सोचोगे नहीं ये जो बता रहा था वैसा तो है नहीं, जी। मेरे सामने तो ये इंटरव्यू में ऐसा था पर ऐसा है नहीं, है ना? आपको पता चल जाएगा। तो फिर आप जब उसके बाद में मेरे पास सवाल लेके आएंगे तो शायद आपके सवालों का जवाब मेरे पास होगा नहीं, दिक्कत आ जाएगी। जी। अगर पहले मैंने बोल दिया कि मैं ऐसा हूँ तो मेरे ख्याल में ऐसी दिक्कत बाद में मेरे को नहीं फेस नहीं करनी पड़ेगी। सर, जैसे एक कथावाचक की जो युवाओं में इमेज होती है ना, हम्म। कि पहले तो डर जाना है, प्रणाम करना है, क्योंकि एक आप लोग का अलग ही ऑरा होता है। हम्म। और उसके बाद हम जो पब्लिक स्पेस में, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, या फिर कोई साधु बाबा हम्म। या कथावाचक रहे, हमें उनकी निजी जिंदगी को मतलब जानने का बड़ा शौक रहता है, क्योंकि जो ये हमें क्यों सामने, रहता है, क्यों रहता है? ये बस सर इंटरेस्ट है कि नहीं, सर जो बाहर आप स्टेज पर कथा कह रहे हैं। इंटरव्यू आप कर रहे हैं ना, जी। बहन भाई हो गए, है ना? जी सर। हम बहन भाई की तरह बातें करेंगे। जी। जैसे आपने ये पूछा कि इंटरेस्ट रहता है उसकी निजी ज़िंदगी जानने का, मेरा क्वेश्चन आपसे है भी आपको क्यों ऐसा लगता है कि उसकी निजी ज़िंदगी में जाके झांके, हाँ सर, क्यों जैसे लगता है? मैं खुद युवा हूँ, तो हम्म। मान लीजिए मेरे पसंदीदा हीरो हैं हम्म। सलमान खान साहब। हम्म। तो मुझे लगता है कि अभी उनके जीवन में फिलहाल क्या चल रहा है, सिनेमा के हम्म। अलावा तो हमारी नज़रों में आप कथावाचक हैं, हम्म। लेकिन उसके अलावा आप लोगों की नज़रों में एक हीरो है, और हमें अपने हीरो की ज़िंदगी हम्म। को जानना बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, आपने वैसे जवाब दे दिया सारा। जी। उसका जानने का ये कारण होता है, ये अगर आप बारीकी से देखें तो किसी से भी जब हम थोड़ा बहुत अटैच होते हैं ना, जी। वो अटैचमेंट कई प्रकार की होती है, किसी भी तरीके से अटैच होते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, उसकी कोई अदा हमको प्रभावित कर जाती है तो जानना चाहते हैं अभी ये कौन था, जी। ये कहाँ से पैदा हुआ, इसमें इसकी लाइफ में संघर्ष क्या है। जब उसका संघर्ष देखते हैं तो और जानने की इच्छा जो हमारे अंदर पैदा हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी का गीत सुनते हैं ना, तो उसकी आवाज़ का दर्द है ना, जो वो उसकी आवाज़ का दर्द नहीं है, उसकी लाइफ के दर्द में जब झांकते हैं ना, तो फिर पता चलता है कि ये दर्द अकेला गले में नहीं था बैठा, उसकी लाइफ से ये दर्द आया, और वो दर्द है जो वो दर्द इसका इस गीत में पेश हो गया, है ना? वो जानना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल माइकल जैक्सन की बात कर लें, तो जब उसका निधन हुआ, है ना, आप देखा होगा गूगल इंजन भी रुक गया, क्रैश हो गया, बहुत दुनिया ने देखा। उसके बाद में लोगों ने सर्च किया इसकी लाइफ क्या थी, ये कैसे आगे आया, ये कैसे मौत से बचना चाहता था, मौत के मुंह में कैसे चला गया। जिसको हम सुनते हैं, जिसको हम प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उसकी लाइफ में देखने का हमारे को एक अलग सा रहता है कि इसको झांके इसकी लाइफ में भी क्या है। पर कई बार इसके उल्ट भी मैम हो जाता है। जी। जब उसकी लाइफ में झांकने लगते हैं तो जो हमारे पास उसका पहला प्रभाव होता है, जो हमारे अंदर बैठा था, वो खत्म हो जाता है। और मैं कई बार ऐसा भी सोचता हूँ कि अगर किसी राइटर की कोई किताब मेरे को बहुत अच्छी लगती है ना, तो मैं सोचता हूँ कि उसकी लेखक की हिस्ट्री में ना जाऊँ, क्योंकि मैं उसकी किताब से बहुत प्रभावित हूँ। अगर उसकी निजी लाइफ में चला गया, हो सकता है कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा पॉइंट मेरे को दिखे कि जो उसकी किताब के प्रति मेरे अंदर श्रद्धा बनी हुई है, वो भी ना ख़त्म हो जाए। मैं थोड़ा उल्टा चलता हूँ। जी। जैसे आपने कहा ना कि आप सलमान खान को देखा तो उसके झाँकने हाँ। का दिल किया, अभी उसकी लाइफ क्या है? मैं थोड़ा उल्टा चलता हूँ। जी। मैं अगर किसी के प्रभावित हो जाता हूँ, मैं उसकी लाइफ नहीं देखना चाहता। मैं सोचता हूँ अगर उसकी लाइफ में चला गया ना, तो हो सकता है कि आज जो इसके ऊपर मेरा फेथ बना हुआ कहीं गड़बड़ा ना जाए, इसलिए उसकी क्या लाइफ थी रहने दो। कई बार मैम ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं एक आदमी एक अच्छा बुलारा हो सकता है, एक राजनेता हो सकता है, कई बार वो अच्छा पति नहीं होता, जी। है ना? कई बार एक बहुत अच्छा पति होता है, अच्छा बाप नहीं हो सकता। कई बार एक बहुत अच्छा समाज सेविक होता है, लोगों के घर बसाए होते होते हैं, पर अपना घर वो बसा नहीं पाते। ये ज़रूरी नहीं है कि जो ऐसा है कि उसकी किताब में है, उसकी निजी लाइफ में भी ऐसा हो। कई बार वो बिल्कुल उससे उल्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, मैं इसलिए अगर किसी की किताब से प्रभावित हो जाता हूँ ना, तो मैं उसकी निजी लाइफ में जाता नहीं। मेरे को लगता है भी अगर उसकी लाइफ में मेरे को ऐसा कोई पॉइंट दिख गया ना, तो मैं अंदर से थोड़ा टूट जाऊँगा। उसकी किताब के प्रति जो मेरे अंदर भावना बनी हुई है ना, कहीं वो भी ख़त्म ना हो जाए। मैं थोड़ा उल्टा चलता हूँ। सर, जैसे कि आप पंजाब के लिए बिल्कुल हीरो हैं। मैं कल आपके यूट्यूब के कमेंट सेक्शन को देख रही थी। हुँ। लोग खूब तारीफ़ कर रहे थे, और वो तो एकदम सच में आपको रियल हीरो ही मानते हैं। ये जो आपका सफ़र रहा, विद्यार्थी जीवन से लेकर ये कथावाचक तक का ये जो दौर रहा, इसमें हुँ। कभी आपको खुद टूटा हुआ कभी महसूस हुआ कि ये जो हो रहा है मेरे साथ,
ये कुछ अलग है। अपने आसपास साथ पढ़े लिखे हुए मतलब जितने दोस्त थे उनसे अलग आप जा रहे हैं, कभी मन में ऐसा कोई प्रभाव? मैम, हर किसी की लाइफ में ना कुछ ऐसा होता है जी। जिससे आप टूट जाते हैं। टूटने के बाद उसको आप अपनी लाइफ में एक सीढ़ी बना लेते हैं। जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई गलती हो गई, उस गलती को सुधारना है। उस गलती को अगर अपना तजुर्बा बना लें तो मेरे ख्याल में आप कामयाबी की तरफ बढ़ गए। जी। मेरी लाइफ में भी ऐसा कभी कभी टूट भी जाते हैं। अभी तो नहीं, आज से कम 10-15 साल पहले कई बार टूट गया। मैं लुधियाना में जब आया था ना, तो लुधियाना में मेरे पैर जमे नहीं। मेरा एक छोटा सा गांव है मखू, लुधियाना में आया, मेरे पैर जमे नहीं। मैं जब वापस जा रहा था, मेरे पिता ने एक बात बड़ी प्यारी मेरे को बोली। बोले, बेटा, गांव में जाके भी संघर्ष करोगे, अगर शहर में संघर्ष कर लो तो कुछ ना कुछ बन सकते हो, है ना। उनकी बात मेरे दिलो दिमाग में आई और संघर्ष किया। उसके बाद मैं सोचा कि नहीं, रोज़ रोज़ जिन लोगों ने अपनी मंजिल पे जाना होता है ना मैम, उनके पास रूठने का, मनाने का ये टाइम नहीं होता। जो रूठने मनाने में लगे जाते हैं ना, वो मंजिल की तरफ कभी बढ़ते नहीं हैं। जो मंजिल आपने ठान ली मैं यहाँ पे जाना, तो वो पानी की तरह आपको दिन रात चलते रहना होगा, है ना। पानी कई तरीके से अपना रास्ता खुद बनाता जाता है ना। जी। पानी को रास्ता को देता नहीं है, वो अपना रास्ता खुद बनाता जाता है। तो जब आप चल जाते हैं, आपको मंजिल दिख रही है, क्योंकि पानी को है मैं समंदर में मिलना है ना। उसका निशाना है समंदर। जी। अगर एक बूंद का फार्मूला, समुद्र का फार्मूला, पानी का फार्मूला तो सेम है ना। वो समुद्र की तरफ बढ़ रहा है, उसका निशाना है समुद्र में मिलना और अपने आप को समुद्र में जाके खो देना। गंगा पर समुद्र में मिलने के बाद गंगा नहीं, वो समुद्र बन गया ना, है ना। इसी प्रकार अगर आपका निशाना में से निशाने पे जाना, तो आपको पानी की तरह बहते रहना होगा। ये नहीं कि मैं टूट गया, मैं रुक गया, मैं छोड़ दूंगा, मैं दुनिया छोड़ दूंगा। ये थके और हारे हुए लोगों का काम होता है, मैं सुसाइड कर जाऊंगा। नहीं, आप देखो, आज दुनिया में आईफोन स्टेटस सिंबल बन गया, जी। है ना। वो अपनी एक अलग कैटेगरी तो है ही है, स्टेटस सिंबल भी बन गया आईफोन। अगर स्टीव जॉब्स की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो क्या हिस्ट्री है उसकी, है ना। उसकी माता के किसी के साथ रिलेशन बन गए, शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो गए, उन्होंने अपने माँ बाप को बोला, वो बोले कि या तो शादी कर लो, बिना शादी के बच्चा कैसे पैदा करोगे, है ना। क्योंकि समाज में तरह तरह की बातें उठती हैं। उसने उससे बात की, वो बोला कि मैं शादी तो नहीं करूँगा, है ना। उसके बाद में उसने बच्चे को जन्म दे दिया। तो होता है ना, जहाँ किसी बच्चे को छोड़ आते हैं, जी। तो माँ बाप ने बोला कि वहाँ छोड़ दो, वहाँ पे छोड़ दिया। इसका नाम रखा था स्टीव। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसका नाम स्टीव रखा, उसको वहाँ पे छोड़ दिया, वो वहाँ पे रहने लग गया। जहाँ पे रहने लग गया, वहाँ पे किसी के बच्चा नहीं था, वो वहाँ पे आ गए, उसको लेके अपने घर चले गए। अपने घर चले गए तो समा एक ऐसा होता कि उनके अपने घर बच्चे पैदा हो गए। कई बार आप देखोगे किसी के घर में बेबी नहीं है ना, जी। वो जब अडॉप्ट कर लेती है ना, तो भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है, उनके खुद के घर में भी बच्चा हो आ जाता है। हो जाता है ना। तो जब उनके घर में बच्चे पैदा हो गए, तो बच्चे जो उनके असल बच्चे थे, वो उससे नफरत करने लगे। वो उसको बार बार बोलते हैं कि हम इस घर के पैदा हुए हैं और तेरे को तो बाहर से लाया गया। वो एक दिन अपने पापा को बोलता है स्टीव कि ये मेरे को ऐसा बोलते हैं, है तो मेरी बहन भाई है, पर मेरे को बोलते हैं कि तू बाहर से लाया गया और हम इस घर के पैदा हुए हैं। उसके बाप ने एक बड़ी प्यारी बात समझाई। वो बोले, बेटा, कि जो मेरे घर में पैदा हुए हैं ना, ये लूले, लंगड़े, अंधे, काने, कुछ भी मंद बुद्धि भी पैदा हो जाते ना, तो मेरे को संभालने पड़ते, क्योंकि मेरे घर में पैदा हुए हैं। जी। पर बेटा, तेरे में कोई तो क्वालिटी है कि तेरे को मैं बाहर से लेके आया हूँ, तेरे में कुछ तो डिफरेंट है ना। बस उसने वो डिफरेंट जो है ना, वो वर्ड अपनी ज़िंदगी में ले लिया। उसने जब भी कोई दुनिया में चीज़ निकाली, उसने एक नारा दिया था, थिंक डिफरेंट। भी एक अलग सोच, दुनिया से अलग सोचता हूँ मैं, है ना। मैं वो नहीं सोचता जो सारे सोचते हैं। मैं वो क्यों पढ़ूँ जो दीवार पे लिखा हुआ है। जी। मैं सिर्फ वो क्यों पढ़ूँ कि जो दीवार पे लोग मेरे को पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, मैं उसके अर्थ क्या करता हूँ, मेरी सोच क्या कहती है, मेरे को वहाँ पे देखना पड़ेगा। वो थिंक डिफरेंट उसने दुनिया में नारा दिया, और आज आईफोन एक स्टेटस सिंबल बन गया, पूरे विश्व में बन गया। जब पूरे विश्व में मंदी आई थी ना, तो स्टीव उस वक्त जीवित था। उसने एक बयान दिया था, बोला कि मैं नहीं मानता कि पूरे विश्व में मंदी आ गई। बोले क्यों? बोले कि मेरा आईफोन लेने के लिए अब भी लोग लाइन में खड़े हैं, मैं कैसे मान लूँ कि मंदी आ गई। बोला कि थिंक डिफरेंट, है ना। तो मैं कई बार जब टूटता हूँ तो मैं सोचता हूँ, नहीं यार, ये लोग भी तो है ना। अगर ये टूट के घर में बैठ जाते तो आज आईफोन कैसे आता, है ना। अगर ये टूट के ऐसे हो जाता तो ये इतना बड़ा
नावलकार कैसे बन जाता, इतना बड़ा लेखक कैसे बन जाता। नहीं, टूटना नहीं है। लाइफ में कई बार स्ट्रगल मैम होती है, पर एक बात याद रखना, आप मेरी बहन हैं, जिसने रात ठंड में नहीं गुजारी उसको बिस्तर के बारे में नहीं पता कि बिस्तर में गर्मी क्या है। जिसने एक रात भूखे नहीं गुजारी उसको नहीं पता कि रोटी का मज़ा क्या है। जिसने विछोड़ा नहीं देखा उसको मिलाप का आनंद मान नहीं सकता, है ना। इसलिए ये दिन आने चाहिए, हर किसी की ज़िंदगी में आने चाहिए, ये आने चाहिए। हाँ, एक दिन मैं टूटा था, मेरे माँ बहुत बीमार पड़ गए, तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरे माता नहीं बचेंगे, है ना। तो मैं हॉस्पिटल में गया और जाके अपनी माता को देखा, आप तो हैं जी। तो मेरी तरफ देखे और देखे भी, बेटा भी मेरी एक दिली इच्छा है कि आप जो अपने लाइन पे लगे हैं लगे रहना। अगर कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया कि आप भटक गए तो मेरी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। वो माँ ने कहा। मैं उस दिन थोड़ा टूटा, है ना। मैंने सोचा कि नहीं, माँ को खुशी होनी चाहिए। उस दिन मैं अपनी माँ से एक बात किया, वो आपको बताता हूँ। हमारे वहाँ पे एक रिवाज है पंजाब में, जब कोई लड़की मैरिज हो जाती है, उस घर में बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे पाल लिए, सब कुछ हो गया, जब बूढ़ी हो जाती है, वो मर जाती है, तो उसको जब जलाने के लिए, संस्कार के लिए लेके जाते हैं ना, जलाने के लिए शमशान घाट में, उससे पहले जब उसको नहलाया जाता है ना लेडीज़ की तरफ से, तो उसको जो कपड़ा पहनाया जाता है वो उसके पेके घर से आता है। पेका घर आप समझते हैं, जहाँ से वो पली बड़ी अपने घर में, है ना। मायका हम हाँ, लोग मायका कहते कह हैं। देते हैं, वहाँ से आता है वो कपड़ा, उसको पहनाते हैं। तो मैंने अपनी दादी के देखा था, जब मेरी दादी की डेथ हुई तो उनको वो कपड़ा उनके मायका वाले लेके आए और वो पहनाया गया। मैं अपनी माँ को बोला कि माँ, अभी एक बात है मेरी, वैसे तो आप इस वक्त बेड के ऊपर बैठे हैं, मैं ये समय पे बात करनी नहीं चाहता, पर आपको मैं एक बात बोलूँ। बोले बोलो। मैंने बोला कि माँ, अगर आप नहीं बच पाए, दुनिया से चले गए, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी मौत हो गई, आपको जलाने के लिए, संस्कार के लिए हम लेके जाएंगे, तो मैं इंतज़ार नहीं करूँगा कि आपका मायका आपके लिए कपड़ा लेके आए। इस घर में आपने बच्चे पाले, इस घर का काम किया, इस घर को संभाला, आज मेरी माँ दुनिया से जा रही है, क्या मैं अपनी माँ को कपड़ा लेके नहीं दे सकता। इसलिए मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। कृपा आप ऐसा मत कीजिए, ये परंपरा को अपने घर से आज के बाद मैं तोड़ दूंगा, है ना। मेरी माँ खुश हो गई, समा पाके ठीक हो गए। उस दिन मैं थोड़ा काफ़ी टूटा, पर फिर मन को समझाया भी एक दिन वो भी आएगा, क्योंकि मैं लुधियाना में रहता हूँ, मेरे फ़ोन पे बेल आएगी, है ना। वो बेल पे मेरे को बताएंगे कि तुम्हारे माँ आज दुनिया में नहीं है ना, वो कैसा समय होगा। पर फिर मन को समझाता हूँ कि ये सृष्टि का नियम है और इस नियम को मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, और हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। हाँ, कभी आदमी टूट जाता है, कभी फिर निखर जाता है, कभी फिर उठता है। ये तो इसी जी का सिस्टम है, ऊपर नीचे चलते रहना, लाइफ ही है मैम। अगर किसी, देखो एक बात याद रखो, आप वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके आप अपना रिज़ल्ट देखते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा चला जाएगा। पर जब आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा जाएगा, आपको जितनी खुशी इस चीज़ की होगी कि मैं एक बहुत बड़ा झारखंड में चैनल खड़ा कर दिया, आपको नहीं पता होगा आपके उतने बड़े विरोधी भी खड़े हो जाएंगे, जी। है ना। आपके करैक्टर के ऊपर भी बोलेंगे, आपके काम के ऊपर भी बोलेंगे, वो आपको दंगे की तरफ भी लेके जाएंगे। ये लड़कियां तो इससे ये बयान ले लिया, इससे ये ले लिया, ये झारखंड में आग लगा रही हैं, पता नहीं क्या क्या होगा, जी। है ना। वो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि मैं इस चीज़ का हल निकालना, इसको फेस करना, या टूट के घर में बैठ जाना, हाय मैंने तो इतनी मुश्किल से चैनल खड़ा किया, अब मेरे ऊपर अखबारों में आ गया। नहीं, ये आपके डिपेंड करता है कि आप टूटते हैं या आप निखरते हैं, है ना। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं टूट के घर बैठ जाऊं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आपको हर मेंटली प्रिपेयर होकर घर से निकलना होगा कि मेरे ऊपर हमला भी हो सकता जी। है ना। हमारे ऊपर हमला भी करवा सकते हैं, हमारे करैक्टर के ऊपर भी हमारे बहुत कुछ हो सकता है। वो आपको देखना कि आपने टूटना का या आगे बढ़ना। सो ज़िंदगी में कभी कभी जब टूटते हैं ना, तो मेरे को कई बार ऐसे लगता है, कई बार मैं बड़ा गिर जाता हूँ, अपने विरोधियों की तरफ से बहुत गिर जाता हूँ। मेरे ऊपर गोली भी चली है, 7 जी गोलियाँ सर। चली मेरे ऊपर, है ना। पर फिर सोचता हूँ भी नहीं, अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था
तो तभी अखबार में उसके बारे में कुछ ना कुछ छपता था, चाहे नेगेटिव ही छपता था। जी ठीक, अभी प्रधानमंत्री नहीं है, क्या छाप रहे हैं लोग? कुछ नहीं ना छाप रहे, गुमनाम हो गया। जी सर। इसका मतलब कि अगर मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, छप रहे हैं, तो उनकी नज़र में मैं अभी कुछ हूँ, वो समझना पड़ता है मैम, पॉजिटिव हो जाना पड़ता सर ये जो आपने हमला की बात की वो हमने भी अपने सोर्स से हम्म। पता किया। वो कुछ गाड़ी का कुछ विजुअल्स आ रहा था, हाँ। उस पर हमला, तो उस समय सर आप भी जख्मी हुए थे। नहीं मैम, ऐसा है कि मैं जब निकलता हूँ तो मेरा रिवॉल्वर मेरे साथ में होता है। जी मेरे साथ में जो 2 साथी होते हैं उनके पास भी रिवॉल्वर होती है ना। जी मैं मेंटली प्रिपेयर होके अपने घर से निकलता हूँ। उस दिन मैं आ रहा था इंटरव्यू करके, ओ है ना, इंटरव्यू करके आ रहा था। इंटरव्यू मैं करके जब वापस आ रहा था तो मेरा मखू मेरा गांव है। मैंने अपने एक साथी को वहाँ उतारा, तो मैं बोला कि मैं लुधियाना में जा रहा हूँ, क्योंकि वाइफ बच्चे लुधियाना रहते हैं। लुधियाना जा रहा हूँ तो रास्ते में कम से कम 20 किलोमीटर आगे, 17-20 किलोमीटर आगे एकदम एक गाड़ी आई आगे, तो उन्होंने फायर कर दिया। जब फायर किया तो मैंने भी अपना रिवॉल्वर हाथ में ले लिया। रिवॉल्वर हाथ में ले लिया, जब उनकी गोलियां चलती रही, 6-7 गोलियां हवा में चलाई। जब मैं नज़दीक आके वो मेरे सिर के ऊपर गोली मारने लगे तो उससे पहले मैंने अपनी गोली चला दी, है ना। जी तो मेरा बचाव हो गया, क्योंकि उनको पता लग गया भी गाड़ी में काफ़ी हथियार है, तो वो निकल गए। ये ऐसा हो गया। सर जैसे कि मैं बार बार कथावाचक शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो हम जो जिन्हें भगवान समझते हैं, क्योंकि भगवान तो हमें कोई दिखा नहीं, बहुत ढूंढा गया, लेकिन जो लोग शब्द बोलते हैं, किताबी शब्द, जो लोग भगवान की बातें करते हैं, हम उन्हें भगवान मानते हैं। तो जो भगवान स्टेज पे हम जिनकी बातों को सुनते हैं, उस समय हमारे मन में जो भाव होता है, आप कोई ऐसा फिल्मी गाना जो लगे कि वो सिर्फ आपके लिए लिखा गया है या आप उसके लिए बिल्कुल सुटेबल है, कोई ऐसा है जो आप बताना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा कोई एक गाने का जिक्र तो नहीं करूँगा, जी पर कोई भी गाना मीनिंगफुल हो तो मैं सुन लेता हूँ। जी मीनिंगफुल होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसा हो कि वाकई बार बार आपका सुनने को मन करे, है ना। जी जी तो कोई ऐसा कोई भी गाना हो मेरे को मीनिंगफुल लगे। वैसे आजकल के गानों में नहीं, पर जो पुराने गाने थे उन गानों में मेरे को ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो एक घर परिवार का माहौल भी पेश कर जाते हैं। अगर वो प्यार की बात भी करते हैं तो वो एक हकीकी प्यार की बात करते हैं, वो मिजाजी प्यार की बात वो नहीं करते। तो ऐसा लगता है नुसरत को सुनते हैं हम, है ना। जी वो कई बार ऐसा नहीं लगता कि वो नुसरत फ़तेह अली खान जो गा रहे हैं वो एक मेल फीमेल के इर्द गिर्द घूम रहा है। वो कई बार ऐसा लगता है भी यार जो बंदा गा रहा है शायद भगवान के बारे में बात कर रहा है ना। तो ऐसा मेरे को लगता है, मैं उसको सुनता हूँ। सर जैसे आपकी एक छवि है कि मतलब बिल्कुल आपकी जैसी हाइट है, हेल्थ है, एकदम फौलादी इमेज, जिससे लोग घबराते हैं पहले, लेकिन कई लोग जो आपको बहुत करीब से जानते हैं उन्हें लगता है कि बस ये दिखाने भर का है, इसके अंदर एक एकदम सॉफ्ट हार्टेड इंसान छिपा हुआ है, जिसके अंदर लोगों के प्रति काफ़ी स्नेह है, सम्मान है। ये जो आपके प्रति जो ये परसेप्शन चला आ रहा है कि ये जो आपका बॉडी है पूरा लंबा चौड़ा, लेकिन उसके अंदर एक बहुत भावुक इंसान छिपा हुआ है। कई बार आपको वैसे देखा आपने गया बोला कि माँ भावुक के इंसान, आपने बोला है पहली बार, नहीं तो मेरे को ज़्यादातर ये बोलते हैं कि ये आदमी दंगे करवाएगा, सर ये जैसे आदमी ये करेगा। मैं कुछ कमेंट सेक्शन देख रही थी, तो ये हमारे वीरे हैं, पंजाबी लैंग्वेज में कहीं कुछ था और हिंदी में भी लिखा गया था कि सर बहुत अच्छे हैं, बस सर ऐसा दिखाते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं, लेकिन ये बहुत इमोशनल इंसान, अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं। यूट्यूब के कई वीडियोज में भी हमने देखा है। तो ये अपने बारे में आज आप 2-3 शब्दों में या कुछ ऐसा बता सकते हैं कि आपको हम लोग कैसा समझे? एक भावुक इंसान समझे कि ऐसा वाला एटीट्यूड के साथ समझे कि नहीं भैया पंगे नहीं लेना वो ऐसा? वो जो सामने वाला जैसे ट्रीट करता है ना मैम, जी मैं वैसे ही हो जाता हूँ। जी जैसे मेरे उस्ताद ने मेरे को एक बार बताया, बोले कि हम किसी को बताते हैं कि तू मेरे साथ कैसे बात करनी है। हम किसी को बताते हैं कि तू मेरे साथ कैसे बात करनी है। जी जैसा हम अपना उसको पेशकारी देंगे तो वो वैसा ही हमारे साथ ट्रीट करने लग जाएगा। अगर मेरे साथ कोई बड़ा, जैसे आपके क्वेश्चन है ना, आपके क्वेश्चन है भाईचारे वाले, भाईचारे वाले भी कैसे एक समाज में अमन शांति वाली बात हो, है ना, तो मैं आपको उस तरीके से ट्रीट करता हूँ। कई बार कुछ मीडिया वाले मेरे को ऐसे सोचते हैं कि ये यार थोड़ा गर्मा गर्म बोले, है ना, तो वो उस तरीके से सवाल करते हैं। उनके सवाल का रिप्लाई मेरे को देना पड़ता है ना। और रिप्लाई जब देता हूँ वो किसी को ऐसा लगता है भी शायद किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट है ये, जी है ना। वो देखने का तरीका अपना सर अपना है। जैसे कि जैसे मेरे किसी दोस्त को पूछोगे भी हरप्रीत सिंह मखू कैसा, बोलेंगे बहुत अच्छा है।
मेरे किसी विरोधी को पूछोगे कि हरप्रीत सिंह मखू कैसा है, वो बोले वो बहुत गंदा बंदा है ना, जी ऐसा आ जाएगा। पर मेरा आत्मा मेरे अच्छे बुरे के लिए जानता है, जी मेरे से ज़्यादा बेटर मेरे को कौन जानेगा, है ना। सो मेरे को तो पता ना मैं कैसा हूँ। सर, पंजाब में जैसा आपकी कोई छवि है कि माना जाता है कि आप बिल्कुल मसाला मटेरियल है, कि आप कुछ हम्म ऐसा दे देंगे ब्रेकिंग न्यूज जिससे हम्म कई मीडिया वालों का पेट पल रहा है, हम्म बहुत सामान्य भाषा में, कि हम्म आप एक पब्लिक स्पेस में हैं, आपसे कुछ ऐसे सवाल हम्म जबरदस्ती के पूछे जाएं हम्म जिसमें हार्ड हार्ड शब्द रखा जाए, जिससे जो साइड आपका नहीं है हम्म वो कैमरे में खींच के लेके कैप्चर हो जाते हैं। जाए और उसे ब्रेकिंग न्यूज करके 4 बार जूम आउट जूम इन कर कर बताया जाए हम्म कि ये कितना खतरनाक आदमी है, हम्म और आपकी खतरनाक छवि पेश की जाए। हम्म जैसे हम आतंकवादी के बारे में कहीं हमला हुआ उसे बताते हैं, हम्म फिर जब उसे फांसी लग रहा हो तब भी ब्रेकिंग, वो हम्म अभी गया फांसी लगने वाला है, वो अभी सुबह से एक जेल में टहला, फिर हम्म उसने कुछ भी नहीं खाया, फिर उसने अपने पसंद का कपड़ा मांगा। तो हम्म एक एक चीज हम्म मतलब जिसकी उतनी चर्चा नहीं की जानी हम्म चाहिए, वो मुद्दे से आतंकवादी है थोड़ा बढ़ उसे। के, हाँ। हाँ, तो ये आतंकवादी उसी तरह जैसे कि आप कुछ डिबेट करते हैं, कई मैं चीज मैं हम लोग देखते हैं। आपका जवाब देता हूँ। जी एक तो मेरे ऊपर सबसे बड़ा ये लगता है कि ये हरप्रीत सिंह मखू जी आतंकवादियों के परिवारों की इंटरव्यू करता है ना। जी मेरे ऊपर लगता है। एक बात बताओ, वैसे हम उनको आतंकवादी नहीं बोलते, जी है जी ना। हम पंजाबी में उनको बोलते हैं खाड़कू। जी मेरा मानना मैम ये है, आप भी मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयास एकदम कीजिए। से। माँ के पेट से कोई भी आतंकवादी पैदा नहीं होता, जी सर। है ना। हमारे को उसकी मानसिकता को पढ़ना चाहिए। अगर हम चाहते हैं समाज में ये सारी चीज़ खत्म हो जाए, है ना, जी आतंक खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि जब माँ के पेट से पैदा हुआ, वो तो आम बच्चा पैदा हुआ, अगर वो इस लाइन में चला गया, क्यों चला गया, इसमें कहीं हमारा दोष तो नहीं है। जी जब इस तरीके से नहीं सोचेंगे तो आप कभी भी न्याय नहीं कर पाएंगे, है ना। ये आदमी इस तरफ क्यों चला गया, हो सकता है उसकी बहन के साथ रेप हुआ हो और उसने थाने के चक्कर लगाए हों, उसने नेताओं के चक्कर लगाए हों। जब उसको जलील किया गया, उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अब इंसाफ तो मैं लेके रहूँगा। कभी उसको पढ़ने का प्रयास किया मैम? आज मनोविज्ञान कहाँ है? मनोविज्ञान भी चाहिए ना। जी जितनी देर तक आपके पास मनोविज्ञान नहीं है, आप उतनी देर तक किसी की इंटरव्यू भी नहीं कर पाएंगे। एकदम। मनोविज्ञानी आप टीचर नहीं बन पाएंगे, आप प्रीचर नहीं बन पाएंगे। मनोविज्ञान है ना कि देखना पड़ेगा भी बच्चा क्या, उसके अंदर क्या चल रहा है। सर, सोसाइटी के जैसे कुछ लोग हैं, मतलब हम्म आपके समर्थक, हम्म तो जैसे कुछ हो सकता है डार्क इमेज करे, आप आतंकवादियों से डिबेट करते हैं, उनकी बातें लेते हैं, एक मैं लेकिन आपकी बात रोकता हूँ। जी एक बात मेरे को बताइए, है ना। जी मेरे ऊपर सबसे बड़ा लगता है कि ये जेल में जो सिख कैदी हैं उनकी बात करता है ना। जी अगर ह्यूमन राइट्स की बात कीजिए, जी मानवाधिकार की बात की जाए, तो गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी की शहीदी से बड़ी दुनिया में मानव अधिकार, ह्यूमन राइट की एग्जाम्पल क्या हो सकती है, हैं? जी एक धर्म के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उनके जनेऊ और तिलक उतारे जा रहे हैं, जी और गुरु तेग बहादुर महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं आपकी आवाज़ बनूंगा, मानवाधिकारों की आवाज़ बनूंगा, मैं दिल्ली में औरंगजेब से बात करूंगा, अगर इस बातचीत के दौरान मेरे को अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं अपनी जान दे दूंगा, है ना। उन्होंने अपनी शहादत दी। मेरे ऊपर क्या क्या लगते हैं। मैं एक दिन कनाडा से आया, तो मेरे को उसके बाद में यूरोप में जाना था, मेरे पास 10-12-15 घंटे का टाइम होगा। जी मैंने सोचा भी चलो एयरपोर्ट पे टहल लेते हैं थोड़ा, उसके बाद में मेरी फ़्लाइट है तो मैं यूरोप को चला जाऊंगा। वहाँ पे बैठे बैठे लिखा हुआ था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बात को समझिए। जी जी मैंने सोचा भी यार कितना अच्छा हो अगर इस एयरपोर्ट का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे हो, जी तो लोग बाहर से आएंगे, वो पूछेंगे गुरु तेग बहादुर जी कौन है, जी तो बताया जाएगा कि दिल्ली की धरती पे उन्होंने अपनी शहादत दी। लोग पूछेंगे क्यों शहादत दी, तो बताएंगे कि एक धर्म के लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, जी और गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज उनको बोलते हैं कि नहीं भाई, आपकी धार्मिक आज़ादी है, आपकी धार्मिक आज़ादी है, अपने पर्व मनाने, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, अपना जो भी तिलक जनेऊ है, आप अपनी पूजा करनी, वो आपका धार्मिक आज़ादी है। और अगर आपकी धार्मिक आज़ादी कोई भी राजा ख़त्म करेगा तो मैं आपकी आवाज़ बनूंगा, जी है ना। और वो गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज गए, आज भी लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में,
तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, उनके तिलक और जंजू की रक्षा की और अपनी शहादत दे दी। तो मैंने सोचा भी कितनी अच्छी एक एग्जाम्पल होगी कि ह्यूमन राइट्स की बात चलेगी, दुनिया में मानवाधिकार की बात चलेगी, तो इस एयरपोर्ट का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे होना चाहिए। तो मैंने बाहर, मेरे को तो याद में भी नहीं अभी इतना बड़ा बवाल बन जाएगा। मैं बाहर खड़ा और बाहर खड़ के मैंने अपने आप वीडियो बना ली, वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दी। अपलोड के बाद मेरे को नींद आई थी, मैं सो गया। जब उठ के देखा तो भरा पड़ा पूरे मीडिया ने, ये देखो जी ये कह रहा है कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम चेंज कर देना चाहिए, गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे होना चाहिए, इसकी सोच ऐसी है, ये देश विरोधी। अरे इसमें देश विरोधी क्या हो गया? एग्जाम, मेरा लॉजिक तो देखो ना, मेरा लॉजिक क्या है? मेरा लॉजिक है कि समाज जानेगा गुरु तेग बहादुर जी कौन है, उसके बाद वो जानेगा कि जब हिंदू धर्म के ऊपर एक राजा इतना अत्याचार कर रहा था तो गुरु तेग बहादुर महाराज उन लोगों की आवाज बने और दिल्ली की धरती में अपनी शहादत दे दी, तो शायद समाज में एक प्यार बढ़ेगा, ह्यूमन राइट्स की बात चलेगी, मानवाधिकार की बात चलेगी। मैं अपने एंगल से ये सोच रहा हूँ और लोग सोच रहे हैं ये देखो इसकी सोच कैसी। उसके बाद में मैंने सोचा भी अभी मेरी फ़्लाइट है, मेरे को दिक्कत आ जाएगी, है ना, तो अभी मैं इस चीज़ को थोड़ा प्राइवेट कर दूं। मैंने प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट करने के बाद जब फ़्लाइट चलने लगी तो मैंने फिर उसको ऑन एयर कर दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब मैं जा रहा हूँ, 3 महीने के बाद आऊँगा, देखेंगे कैसा होगा, अगर कोई हुआ तो मेरे को एयरपोर्ट पे रेस्ट कर लेंगे, मेरा अपना वकील वो सारी बातचीत करेगा, अभी क्या बात है। सो छोटी छोटी बातों मेरे साथ जुड़ जाती हैं। एक तो ये जुड़ गया, दूसरा मैम देखो मानव अधिकार की बात मैं बोलता हूँ कि अगर हिंदू भाई भी, अगर मुस्लिम भाई भी, अगर क्रिश्चियन भाई, बोधी, जैनी से कोई भी उसको सजा हो गई, उसने सजा पूरी कर ली, तो उसके बाद में एक प्रोसेस के तहत उसको छोड़ देना चाहिए। मानो मैंने खून कर दिया, ठीक, मेरे को होगी 20 साल की सज़ा, 302 मेरे ऊपर लग गई, मेरे को होगी 20 साल की सज़ा या 10 साल की, कुछ भी है, क्राइम के डिपेंड करता है वो कैसा है। मैंने अपनी सज़ा पूरी कर ली मैम, और जेल में मैं बूढ़ा हो गया, है ना, मेरे बच्चे पता नहीं कैसे मेरी घरवाली ने पाल लिए। तो जब मेरी सज़ा पूरी हो गई उसके बाद में मेरे को जेल में रखना, ये तो किसी कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ ना, टिल डेथ, मौत तक इसको वहीं रहने दो, ऐसा तो नहीं है ना। तो मैंने सिर्फ ये किया कि एक सिख कैदी ऐसे भी हैं जिनको सज़ा हुई है 18 साल और 30-30 साल जेलों में हो गए उनको। अरे भाई कौन सा देश में किसी प्रोसेस के तहत उनको बाहर तो निकालो, ये तो मानवाधिकार का खंडन हो रहा है यहाँ पे, है ना जी। तो वो क्या बोलते हैं, ये आतंकवादियों की बात करता है। मैम ये आतंकवादी, उसने क्राइम किया, मानो कानून ने सजा दे दी और उसने सजा मैम भुगत ली, जो सजा दी कानून ने उसने भुगत ली, उसके बाद में उसको छोड़ना ये तो कानूनन होना चाहिए ना, इसके लिए तो मेरे को आवाज़ उठानी नहीं चाहिए। तो क्या बोला जाता है, ये बंदा बंदी सिंहों की बात करता है जो जेलों में हैं, ये आतंकवादी। उनके परिवारों में जाता हूँ तो मैं ये पूछता हूँ कि अच्छा भाई जब ऐसा हो गया तो फिर तुम कहाँ रहे, कैसे पले, कैसे बड़े, है ना। ये तो देखो मैम, मैं क्राइम किया तो मेरे बच्चों के साथ तो आपकी हमदर्दी होनी चाहिए ना। अगर मैं क्रिमिनल हूँ, मैं क्राइम कर दिया, मेरा क्राइम हो गया, मेरे को सज़ा हो गई, मेरी वाइफ के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी माँ के साथ तो हमदर्दी होनी चाहिए ना। अगर उनको भी आप सोचो भी ये आतंकवादी था, ये भी आतंकवादी है, तो ये ठीक नहीं है। मैं अपने एंगल से देखता हूँ और वो क्या सोचते हैं, ये देखो जी आतंकवादियों के परिवारों की इंटरव्यू करता है। मैं कहता हूँ नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है उनसे ये पूछना भी आप कैसे पले, आप कैसे बड़े हुए। वो सामा जो 25-30 साल का था, जो कैसे गुजरा, उसके बाद पुलिस ने परेशान किया तो कैसे वो सारा सिस्टम ख़त्म हुआ, ये चीज़ जुड़ जाती है। या मेरे साथ जुड़ जाती है, जैसे मेरे को ज़्यादातर बोल देते ये हिंदू विरोधी है, ठीक जी। मैं आज कैमरे में एक बात बताता हूँ, मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, मेरे बड़े दोस्त हिंदू हैं, हम मिलते हैं, खाते हैं, मेरे मोबाइल में बहुत ऐसे तस्वीरें पड़ी है, ऐसा नहीं है। मैं कुछ लोग जो सिख कम्युनिटी में भी होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं, जिनका काम दुकानदारी है, भी कोई ना कोई दंगा, मीडिया में भी होते हैं मैम, मुद्दा होता नहीं वो बना लेते हैं, है ना, बनाते हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज़ कर करके बना देते हैं। अभी अच्छा मुद्दा होता नहीं है पर बन जाता है वो। कुछ लोगों का मैं विरोधी हूँ, मैं किसी भी कम्युनिटी का विरोधी नहीं हूँ, बड़ा क्लियर कट है। अगर सिखों में भी कोई ऐसा होगा, मेरे को लगेगा तो मैं उसका भी विरोधी हूँ मैम। हाँ, मेरा मानना है कि किसी भी कम्युनिटी में 2-4 बंदे ऐसे होते हैं जिनका विरोध करना बनता भी है और मैं करता भी हूँ। तो वो क्या, अगर हिंदू कम्युनिटी में मैं उनका विरोध करता हूँ तो वो क्या मैं हिंदू विरोधी हो गया? नहीं।
क्या वो हिंदू धर्म के बहुत बड़े नेता हैं कि किसी ने उनको चुन लिया और आगे कर दिया? ऐसा नहीं है। मैं उनका विरोध करता हूँ तो मेरे को ऐसा बोल दिया जाता है कि ये विरोधी है। जैसे फॉर एग्जांपल अमृतसर में एक वैसे तो शिवसेना बाल ठाकरे के नहीं है, वो अपनी फर्जी शिवसेना बनाई हुई है उन्होंने। उनका था एक सुधीर कुमार सूरी, उसका एक लड़के ने खून कर दिया, कुछ दिन पहले की बात है जी। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद वो लड़का मान गया कि मैंने खून किया जी। कानून ने अपना काम कर दिया। फिर मैम उसकी दुकान को जलाना, ठीक, उस लड़के की, उसकी वाइफ, उसकी बेटियों, उसकी बहनों को रेप की धमकी देना, तो मैंने सवाल खड़ा कर दिया कि भाई उस आदमी ने खून किया, वो मान रहा है भी मैंने किया जी। कानून अपनी सजा देगा, ठीक, और आप उसकी वाइफ को रेप की धमकियां दे रहे हैं। मेरे को ये बताइए ये किस किताब में लिखा हुआ है ना? तो मेरे को थोड़ा दूसरे, अरे उनके घर में मौत हो गई और तुम छोटी छोटी बातों में पड़े, छोटी बात नहीं है मैम, है ना? सो मेरा मानना, थोड़ा मैं अपने एंगल से सोचता हूँ, उस वक्त में ये परवाह नहीं करता कि लोग मेरे को क्या कहेंगे, लोग मेरे प्रति क्या सोचते हैं। मेरा मानना है कि यार मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ ना, मेरे साथ लॉजिक पे बात कर लो, मैं तैयार हूँ। पर अगर मेरे को हिंदू विरोधी बनाना है तो आपकी सोच में है, मुसलमान विरोधी बनाना आपकी सोच में है। मैं किसी भी कम्युनिटी का विरोधी हूँ नहीं। मैं तो मेरे जो दोस्त हिंदू है ना, मैं उनको पता क्या बताऊँ, अरे यार पक्का हिंदू होना चाहिए, तो पक्का सनातनी होना चाहिए, तो जी। मेरे को कच्चा नहीं चाहिए। मेरा का दोस्त है गग्गी पंडित, वो मेरे साथ मिलता है। एक दिन पटियाला में मिला तो उसके माथे पे टिक्का नहीं था, तो मैंने उसको फिर दोबारा बोला, मैंने बोला यार अच्छा तैयार ब्यार होके मेरे को मिला कर। हाँ, मेरा मानना ये है मैं किसी को क्यों रोकूं, मैं किसी के माथे पे तिलक क्यों पहुंचूं भाई, मेरे को क्या हक है? उसकी धार्मिक आज़ादी है मैम। हाँ, अगर सिख यहाँ पे गुरुपर्व मना रहे हैं, धार्मिक आज़ादी है इनकी, अगर को कहीं भी इनका नगर कीर्तन नहीं निकलने देंगे तो मैं वहाँ पे आवाज़ बुलंद करूँगा भी भाई ये कौन सी किताब में लिखा है। और यूपी, बिहार, झारखंड के लोग जाके पंजाब में जो रहते हैं छठ पूजा करते हैं जी। तो छठ पूजा को नहर पूरी भरी होती है, तो मैं क्यों उनको तकलीफ दूँ? जब कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप आज झारखंड में हैं, कल को आप कनाडा में शिफ्ट हो जाती है दोनों बहन, आप यहाँ से अकेले नहीं जाएंगी, आप अपनी भाषा, अपना सभ्याचार, अपने पर्व, अपना सारा कुछ साथ में लेके जाते हैं। जी। तो वो अगर पंजाब में काम करने के लिए आए तो वो अपने पर्व साथ में लेके आए, अपना सभ्याचार साथ में लेके आए, अपनी भाषा साथ में लेके आए, अपना पहरावा साथ में लेके आए। क्या ऑब्जेक्शन है? अगर सिख का पहरावा, सिख के ऊपर पगड़ी है तो झारखंड वासियों को परेशानी नहीं है, तो पंजाब वालों को फिर परेशानी क्यों, है ना? सो इसलिए ये जब बात करता हूँ लॉजिकली बात करता हूँ, जिसके पास लॉजिक नहीं ना होता वो क्या बोलते हैं, ये दंगे करवाएगा। जितनी इंटरव्यू की, मेरी रिक्वेस्ट है विदाउट एडिटिंग आप चलाओ। जी सर। किसी भी बात में कोई दिक्कत आती है, कोई कानूनी आ जाती है, कोई लीगल नोट्स भेजना है, मेरे को भेजो, कोई बात नहीं। जी जी। मैं अपने मेंटली प्रिपेयर हूँ, क्योंकि मैं बोला हूँ ना, खुद बोला हूँ, मैं मानवतावादी सोच का इंसान हूँ, ह्यूमन राइट्स की बात करता हूँ। और ह्यूमन राइट्स जो होता है ना मैम, उसमें किसी एक जात, एक धर्म या एक स्टेट के लोगों की बात मैम नहीं होती। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, चाहे उसकी और मेरी भाषा, उसका मेरा धर्म, उसका मेरा रंग, कुछ भी एक नहीं है, पर फिर भी उसके भी अधिकार और मेरे भी अधिकार है ना, वो बात की जाती है। बस यही दिक्कत है सर। जैसे कि कुछ लोग तो आपको हिंदू विरोधी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि आपकी सोच जो है वो बहुत प्रगतिशील है। उन्हें लगता है कि बहुत कम कहते होंगे सर वो जैसे कि आपकी जो पंजाब की छवि है और हमारा झारखंड जो है वो आपके आने से पहले जो बातें यहाँ पर फैल रही थी कि कौन आने वाले हैं, क्या है, कैसे है, जरा उनके बारे में ढूंढते हैं, ये सारा कुछ चल रहा था। तो कुछ लोग जब आपके इंटरव्यू को देखे या सुने तो उन्हें लगा कि आपकी सोच बहुत प्रगतिशील है। जैसा आपने कहा कि जिसने गुनाह किया उसको सजा हो गई, लेकिन उसके परिवार के साथ हमदर्दी जतानी चाहिए। उसकी कोई गलती नहीं थी, वो उस समय नहीं था, तो जो गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये जो आप हैं, आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत जुड़ने वाला है, वो बिल्कुल आपको बुरा नहीं मान सकता, वो अपने हरप्रीत सिंह मक्खू जी के साथ हमेशा खड़ा है।
चाहे वो कितने कितने भी जितने भी विरोधी आ जी। जाए, एक जो पॉजिटिव साइड है आपका। तो आज वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके लिए जरा भी बुरा नहीं सुन सकते, क्योंकि आपकी गलतियों के बारे में भी उन्हें खुद लगता है कि ये आदमी कुछ गलत नहीं कर सकता, गलत नहीं कह सकता, और हमने जिस पे भरोसा किया है उससे मेरा भरोसा उठ नहीं सकता। आज आप अपने जो पॉजिटिव फॉलोअर्स हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम, जो पॉजिटिव फॉलोअर्स होते हैं वो पॉजिटिव होती तब है जब आपको अच्छी तरह से उन्होंने देख लिया होता है। जी उन्होंने देख लिया होता है कि ये आदमी यार ऐसा नहीं है जैसा लोग बोल रहे हैं, जी अपनी आंखों से देखो। जैसे मेरे को कई दोस्त बोलते हैं, मक्खू जी आप इस इंसान के साथ मत बैठो, इसको गाड़ी में मत बैठाओ, ये अच्छा नहीं है। तो मैं बोलता हूँ यार मैं तेरी आंख से क्यों देखूंगा, जी मैं तेरी आंख से उस आदमी को क्यों देखूंगा, मैं अपनी आंख से देखूंगा। मेरे पास रहने दो यार, अगर मेरे को बुरा लगेगा तो मैं छोड़ दूंगा, अगर अच्छा लगेगा तो मैं ठीक है। मैम, बिल्ली उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है, उसी मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है ना, पर दोनों का एक अलग अलग एंगल होता है। उसको पता है भी ये मेरा अपना बच्चा है ना। हरप्रीत सिंह मक्खू किसी के हो सकता है, किसी के लिए नफरत का भरा भी हो, जी क्या बात है ना, किसी के लिए बहुत अच्छा भी हो। जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि मैं कैसा हूँ। अगर कुछ गड़बड़ भी है तो उनको लगता भी नहीं, अगर इसने ये बयान दिया तो उसके पीछे ये एंगल है। जी जैसे पिछले दिनों में जब बात की ना भी, मेरे कुछ फॉलोअर्स मेरे साथ नाराज़ हो गए, जी काफ़ी बड़ा विवाद बन गया कि ये इंटरव्यू कर रहा है, ये इन लोगों की इंटरव्यू कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है ना, अदर कम्युनिटी में भी जाके कर रहा है। तो मैंने बोला कि मेरे को दायरे में सीमित मत रखो यार, जी मैं किसी दायरे में सीमित नहीं होना चाहता। मेरे को एक खुली हवा का पक्षी बनने दो, मेरे को क्यों पिंजरों में कैद करते हो, है ना। जी जी मैं अपनी आवाज़ बड़ी करना चाहता हूँ, आप मेरे को पिंजरे में कैद करना चाहते हो, जाने जी दो। आज इस बंदे के साथ क्यों, इसने गलत किया, इसने ये बयान दिया सिखों के खिलाफ, आप उसके पास क्यों बैठे। मैंने बोला कि माना कि सिखों के खिलाफ उसने को बयान दे दिया है ना, उसके पास बैठूंगा ना तो देखूंगा भी उसने बयान दिया क्यों, मेरे को पढ़ने दो ना। जी मैं अकेली किताब पढ़ के कोई प्रीचर नहीं बन जाता, या कोई पत्रकार नहीं बन जाता, प्रेजेंटर नहीं बन जाता, जितनी देर तक आपको चेहरे पढ़ने नहीं आते। फेस रीडिंग बड़ी ज़रूरी है। जी तो मैंने बोला कि इनके यार मनोविज्ञान देखना पड़ेगा। एक जल्लाद भी है ना, उसका भी आपको देखना पड़ेगा भी ये जल्लाद क्यों बना, इसके अंदर दर्द क्यों ख़त्म हो गया। गुरु नानक पातशाह महाराज जी की बात करें तो मैं रात भी एक बात कर रहा था भी, अगर गुरु नानक पातशाह जी की हिस्ट्री पढ़ें तो मेरे ख्याल में अच्छे लोगों के पास गुरु नानक नहीं गए, गलत लोगों के पास गुरु नानक गए। जी क्योंकि गुरु नानक को लगता था कि मेरे जाने के बाद ये जो लोग हैं गलत काम करते हैं ये सारे छोड़ देंगे, मेरी ज़रूरत यहाँ पे है। आपके मॉम, आपके डैड या आपका परिवार आपको पता क्या बोलेगा, बेटे किसी गलत बंदे के पास मत रुकना, जी बेटा किसी गलत लड़की के पास मत रुकना, है ना। बेटा देखो आपके ऊपर भी कोई ऐसी बात आ जाएगी। पर मेरा मानना है कि अच्छे लोगों को बुरे लोगों के पास ही जाना चाहिए मैम। जी हो सकता है आपकी अच्छाई का उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाए। अगर कोई जुआ खेल रहा है वो छोड़ देगा, अगर कोई अपना परिवार खराब कर रहा है हो सकता है आपके बैठने से, आपकी काउंसलिंग से वो आदमी वो अच्छा इंसान बन जाएगा, है ना। जी अच्छे लोगों की। तो मैंने उनको बोला कि यार मेरे को अपना मनोविज्ञान लगाने दो, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर इस बंदे ने बयान दिया, मानो सिखों के खिलाफ बयान दे दिया, है ना, जी जी कम्युनिटी को इतराज़ आ गया, और मैं जब माइक लेके उसके पास चला गया तो कम्युनिटी को मेरे ऊपर भी इतराज़ आ आ गया, गया। है ना। भाई ये बंदा उसके पास क्यों गया, ये तो हमारा बंदा था ना। तो मैंने उनको बोला कि यार मेरे को बातचीत करने दो, मेरे को पता तो लगे कहीं मानसिक रोगी तो नहीं है वो, जी है ना, है क्या, पढ़ने तो दो ना, उसके बाद में बात करेंगे। सो इसी तरीके से कोई भी आतंकवादी होता है या गलत आदमी होता है, ये देखना पड़ेगा वो क्यों बना। मैम, जिस दिन प्रदेश में ऐसा होता है, अगर जज किसी को सज़ा सुनाता है ना, जज किसी को सज़ा भी सुनाता है तो उसका क्राइम देखने के बाद वो देखता है भी इसने किया क्यों यार, क्यों किया, हालात कैसे बने थे, बोल तू बोल, तेरा वकील नहीं बोलेगा, तू बोल बेटा भी तेरे हालात ऐसे क्यों बने। और कई बार उसके हालात सुनने के बाद वो सारा कुछ खत्म करके उसको बरी कर देते हैं, छोड़ दिया तेरे को, ठीक। हमारे ऐसा क्यों नहीं होता। एक आतंकवादी को ये कह दिया कि इसको 20 साल जेल, वो सड़ जाता है, मर जाता है, ये तो मैम कोई हल ना हुआ। जी अरे ये क्यों बना, किसने बनाया, माहौल कैसा था, क्या इसके साथ धक्का हुआ, इसको न्याय क्यों नहीं मिला, क्या ये दोषी है, सारा समाज दोषी है, वो देखना पड़ेगा। अगर फूलन देवी की बात को करेगा तो वो ये देखना पड़ेगा कि फूलन देवी ने हाथ में राइफल पकड़ी क्यों पकड़ी, उसके पीछे क्या है।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ना किसी ने पूछा था, बोले कि आप हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, क्योंकि 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, आपको पता है, धर्म क्यों छोड़ रहे हैं? तो उनका जवाब बहुत प्यारा था। वो बोले कि ये जवाब मेरे से ना लो, अपने बुजुर्गों से लो, अपने बुजुर्गों से पूछो कि हमारे साथ इतनी नफरत क्यों की गई, क्यों की गई हमारे साथ नफरत। हमारे टच करने से वो बोलते हैं कि हो इसने टच कर दिया, अब तो नहाना पड़ेगा। जी। बोले भी मेरे से ये सवाल मत पूछो कि मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, सिर्फ उन लोगों से पूछो जो सदियों से हमारे साथ ऐसा करते आए हैं। सो जितनी देर तक आप किसी क्राइम को पकड़ने के लिए एक मनोविज्ञान, उसकी मानसिकता के ऊपर नहीं जाते, कोई मसले का हल नहीं हो सकता।